बनता है, लेकिन उस सब के बावजूद जो विश्वास का प्रतीक उसे बनना चाहिए नहीं बन पाता है। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ही एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, एक दूसरे को भ्रष्ट और बेईमान बनाने के लिए हर प्रकार की रणनीति अपनाते हैं और उस प्रकार के वक्तव्यों को देते हैं, और उसका परिणाम है कि जहां कहीं भी कोई जनप्रतिनिधि जाता है, मुझे याद है आज से लगभग 18 साल पहले की घटना है। उस समय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एक बैठक हम लोगों की चल रही थी। उस समय एक माननीय सांसद आए दौड़े दौड़े, और उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, साहब हम लोगों को लेट हो गया, ट्रेन में हम लोग चल रहे थे, तब तक एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, साहब मैं फलानी पार्टी का नेता हूं। कहा, नेता शब्द सुनते ही पब्लिक उस पर टूट पड़ी, पब्लिक उसको मारने लग गई, बड़ा विवाद हुआ है, किसी प्रकार से बचा करके हम लोग लेकर के आए हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? ये क्षरण क्यों हुआ है? कोई बात तो होगी। और महोदय, मैं उस आचरण के लिए कृपया कोई इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे, लेकिन मुझे अज्ञेय की कुछ पंक्तियां याद आई हैं। आप साहित्यकार हैं, साहित्यिक विधा में पारंगत हैं, और इसलिए अध्यक्ष जी मुझे वे पंक्तियां जब अज्ञेय की याद आई। अज्ञेय एक यथार्थवादी चिंतक थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सर्प, तुम कभी नगर नहीं गए, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने विष पाया और कहां से सीखा डसना। क्या हम अपने आचरण से इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं? इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था, या राज्यपाल जी के बारे में यहां पे टिप्पणी करना ये संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था। ये वास्तव में हम विधायिका को अब एक अविश्वसनीयता के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। पब्लिक हमें संदेह की नजरों से इसलिए देखती है क्योंकि हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके दायरे में आ जाता है। फोटो तो सबका आता है, आ जाता है उसमें। भाई हम बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश, आखिर यहां पे हम लोग एक तरफ मांग करते हैं कि सारी जितनी भी व्यवस्था हो इसका लाइव हो, लेकिन उसके बाद हमारे भाषण क्या होते हैं कि राज्य क्या क्या सत्ता पक्ष का ही है क्या? ये राज्य आपका नहीं है क्या? ये राज्य के प्रति क्या केवल किसी पक्ष का दायित्व है, आपका कोई दायित्व नहीं है क्या? जब आप लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, और एनसीआरबी की घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके जब हम प्रस्तुत करते हैं तो देश और दुनिया के अंदर हम मैसेज क्या देते हैं, संदेश क्या देते हैं? और वही स्थिति थी, वो बड़ी पीड़ादायक स्थिति थी। राज्यपाल महोदया एक संवैधानिक प्रमुख और दूसरा महिला। अगर आप इसको परिपाटी मान लेते कि भाई संवैधानिक प्रमुख का हमें सम्मान करना है तो ये बहुत अच्छी बात होती, लेकिन अगर वह नहीं होता तो कम से कम महिला के नाते तो सम्मान कर लेते। कभी नहीं किया। एक नई परिपाटी बन गई है। और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। एक बार एक घटना हुई
और मैं सही बता रहा हूं नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी सुनते होंगे। मैं एक कार्यक्रम में गया था, आप जानते हो कि मैं फील्ड में कहीं जाता हूं तो कुछ चीजें कार्यक्रम का हिस्सा होती हैं। जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल तो नहीं खुले, तो मैं अक्सर जाता हूं तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में जाऊं, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है। और इसीलिए हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत लगभग 93,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प की उसकी आमूल परिवर्तन और बुनियादी सुविधाओं का अच्छा दी। मेरा अकेले योगदान नहीं, इस पूरे सदन के हर सदस्य का उसमें योगदान है, हर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का उसमें योगदान है। कुछ लोगों ने विद्यालय अडॉप्ट किए, कुछ लोगों ने अन्य तरीके से वहां पर उसमें योगदान किया, और उसके बाद ये सब परिवर्तन हुआ, बच्चों की संख्या बढ़ी। मैं जाता हूं, अक्सर जाता हूं, उसी में आंगनबाड़ी में भी जाते हैं, उसी में कुछ लोग अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम रख लेते हैं। तो मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं उसका अभिनंदन करता। लेकिन कम से कम आप तो वास्तव में उस यथार्थवादी परंपरा के बहुत सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं, जिसने समाजवादी आंदोलन को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उस अभियान को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। बलिया की धरती उसके लिए जानी जाती है, और आपको कम से कम इसको परहेज करना चाहिए इस प्रकार की चीजों से। बाकी अन्य लोग क्या कर रहे हैं उनकी सोच है, और इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता है। लेकिन अध्यक्ष जी, यहां पर हम लोगों ने राज्यपाल जी के भाषण को यहां पर फिर भी कोविड के प्रबंधन के दौरान उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 48 सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के इस चर्चा को आगे बढ़ाया है, और माननीय राज्यपाल जी के प्रति धन्यवाद कि इस प्रस्ताव का समर्थन किया है या अपने तरीके से इस चर्चा में भागीदारी की है। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। कई मुद्दे आए हैं, नेता प्रतिपक्ष तक बोलते हैं तो फिर उनकी अपनी एक वो होती है। बलिया यहां से सीधे नहीं जाना चाहते, और बलिया का रास्ता भी अपनाते हैं कि यहां से आगरा, आगरा से फिर जयपुर, जयपुर से घूम करके आएंगे दिल्ली, दिल्ली से फिर वो वाराणसी, वाराणसी से फिर फिर बिहार, पटना, पटना होकर के फिर आते हैं। उनका सीधा रास्ता नहीं, सीधा रास्ता यहां से वो गोरखपुर होते हुए जा सकते थे, यहां से मऊ होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। पता नहीं बीच में अयोध्या जाने में डर लगता होगा। लेकिन सीधे नहीं जाते, तो स्वाभाविक रूप से जब सीधे चलेंगे नहीं तो सीधे बोलने में भी थोड़ा संकोच करते हैं। और उस प्रकार की चीज मैं देख करके बहुत चीजों को, मैं कल यहां पे जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने सही बोली। जैसे अस्वस्थ हुए
भाई हमारा दायित्व तो बनता था। भाई एक तो बुजुर्ग हैं, दूसरा नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हमारी विरासत का पार्ट है, तो इसलिए उनको हमें सम्मान देना था। तो हम लोगों को चिंता हुई, मैंने स्वयं भी फोन किया था। मैंने खन्ना जी से भी कहा, खन्ना जी ने कहा कि नहीं मैंने बातचीत कर ली है। मैंने कहा भी देखो हालचाल लेते रहिए, और जो भी माननीय सदस्य या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, बीमारी है, कोई जबरदस्ती बीमारी को पकड़ के लेके आया नहीं, लेकिन हम हालचाल जरूर लेते रहें, पूछें कहीं कोई ऐसी बात न होने पाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि वीवीआईपी होना भी अपने आप में एक हो जाता है। लोग ट्रीटमेंट करने में संकोच करते हैं, डरते हैं। तो हमने कहा बराबर एक संवाद होना चाहिए, एक तय करो कि भाई क्या उन्होंने उसके लिए ट्रीटमेंट का भी प्रोटोकॉल अपनाया है, सब चीजों को देख करके। और उन्होंने इस चीज को यहां पे व्यक्त भी किया कि हाँ उनका उपचार हुआ। उसके बाद, क्योंकि हमारे लिए चिंता का विषय था, सामान्यतः कोविड का पेशेंट 12 दिन 14 दिन के अंदर वापस आ जा रहा था, और उनको उम्र के नाते 42 दिन लगे। और इसलिए जब बोलते हैं तो मैंने उनसे पहले दिन ही कहा था दलीय नेताओं की बैठक में, मैंने कहा अगर आप कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो उसको गलत अर्थों में न ले लें। लेकिन मैंने फिर भी उनके ऊपर सौंपा था कि नहीं, जो आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप करना चाहेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं तो उससे ऊर्जा तो निकलती ही है, व्यक्ति की ऊर्जा एग्जॉस्ट होती है। और फिर नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं तो अपने मलयाटिक भाषा में जब बोलते हैं तो अपनी एक निराली भाषा होती है, तो वह एक अजीब सा होता है। लेकिन जो तथ्य उन्होंने रखे हैं महोदय, उसी पर हम लोग आने का प्रयास करेंगे। और खासतौर पर कोरोना के बारे में इस सदन का हर माननीय सदस्य इसके बारे में चिंतित रहा है, कोविड प्रबंधन में सहभागी रहा है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उसने इसमें सहयोग किया। और मैं सबसे पहले इस पूरे सदन का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि जब हमारे पास पैसे की कमी पड़ी तो हर एक सदस्य ने स्वेच्छा से सहभागी बनकर के उसमें योगदान दिया, अपने पास से, अपनी निधि से। और जब सरकार ने कहा कि हर एक माननीय सदस्य अपने वेतन से भी कटौती करेगा, मंत्रीगण अपने वेतन से कटौती करेंगे और अपनी निधि से भी कटौती करेंगे या निधि को सरेंडर करेंगे, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं किया। सब ने कहा कि प्रदेश को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये भाव है हमारा, हम अपने लिए नहीं जिएंगे, इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाने के लिए हमें कार्य करना है। और कोविड प्रबंधन का कार्य वहां से प्रारंभ हुआ हमारा। आपने देखा होगा किसी चीज की कमी नहीं होने दी लोगों ने, किसी चीज की। आप देखेंगे पहला जब पेशेंट आया था उत्तर प्रदेश में मार्च प्रथम सप्ताह में, आगरा तो यूपी में बजट सत्र को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले ही अपनी मंत्री परिषद की एक कमेटी बना दी, मंत्रियों का एक समूह बना दिया, अलग अलग समूह को अलग अलग काम सौंपे गए, वे वहां से अपने सुझाव देते थे। फिर टीम 11 का गठन हम लोगों ने किया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की और पुलिस अधिकारियों की एक टीम। प्रतिदिन नियमित रूप से हम इसकी बैठक करते थे और नियमित रूप से बैठक करते हुए ये बैठक का सिलसिला आज भी हमारा निरंतर चल रहा है। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में अब हम लोग इस समय केवल एक्टिव केस केवल 2000 तक बचे हैं। हॉस्पिटल में संख्या ये 500 से भी कम है, मेडिकल कॉलेजेस में उससे भी कम संख्या है। रिकवरी रेट देश के अंदर सबसे अच्छी है। मौत के आंकड़े, मौत एक भी बुरी होती है, लेकिन अगर मौत के आंकड़े आप देखेंगे तो मैंने पिछली बार दिल्ली का उदाहरण आपके सामने दिया था। अमेरिका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के अंदर सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के पास है, यूरोप के पास है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं फैलता। लेकिन उस सबके बावजूद हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में कोविड-19 की इस लड़ाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। हमने भारत सरकार से जो मांग की, भारत सरकार हमें देती रही, एक एक उसमें सहयोग करती रही।
और अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मंत्री अपने स्तर पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते थे। प्रशासनिक अधिकारी अपने तरीके से कार्य करते थे। सबकी समीक्षा, ये सच था कि मैं स्वयं करता था, लेकिन हर एक पूरी जवाबदेही के साथ काम करता था। कोविड-19 के दौरान भी हमारी बैठकों का सिलसिला नहीं समाप्त हुआ, विजिट का वो सिलसिला समाप्त नहीं हुआ, निरंतर कार्य करते रहे, निरंतर चलते रहे। और उसका परिणाम था कि WHO, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना करनी पड़ी। कोरोना प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की सराहना उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनके दिए गए योगदान का सम्मान है। उन सभी दानदाताओं का जिन्होंने कोविड प्रबंधन में अपना योगदान किया, सदन के मान्य सदस्यों ने किया, तमाम व्यापारिक संगठनों ने, औद्योगिक संगठनों ने भी किया, सामान्य नागरिकों ने भी किया। कोविड के दौरान एक लखनऊ की एक ऐसी वृद्ध महिला मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि मैं कोविड को दान देने के लिए आना चाहती हूं। उम्र ज्यादा थी, हाई रिस्क कैटेगरी में होने के नाते मैंने उनको 2-3 बार मना किया। मैंने कहा नहीं, आप मत आइए, और जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब आप दान दे देना। कहा नहीं, मुझे देना है। मैंने एक दिन एक स्पेशल व्यवस्था उनके लिए की, वो आई मिलने के लिए। अब आश्चर्य करेंगे, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास एक मकान है और मेरे जीवन भर की एक पूंजी है, पूरी जीवन भर की पूंजी को और मकान को, उसने कहा साहब मैं एक कोरोना के उपचार के लिए दान देना चाहती हूं। तो मैंने कहा माता जी आप पैसा तो दे दीजिए, लेकिन मकान अपने पास रखिए, मकान लेके सरकार क्या करेगी। उसने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, आप उस मकान पे आप ही रहिए, मकान आप ही के नाम पे रहेगा। पूरी पूंजी उन्होंने अपने इस प्रबंधन के लिए दी। ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने हमें दिया, जिसका परिणाम था हमने 0 से लेके 2 लाख तक टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, एम्बुलेंसेस नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। 36 जिले ऐसे थे जहां पे कोई वेंटिलेटर नहीं था। हमारे पास कोविड के उपचार के लिए आइसोलेशन बेड्स की कमी थी। हम उसको बढ़ाते बढ़ाते 1.5 लाख तक लेके गए। 1.5 लाख बेड कोविड हॉस्पिटल में, हर जिले में वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए गए, HFNC उपलब्ध कराई गई। यहां पे हम चर्चा कर रहे थे कि PPE किट का घोटाला हुआ, पल्स ऑक्सीमीटर और यानी उसको लेकर के भी उंगली उठाने का प्रयास हुआ। महोदय, मुझे लगता है कि एक आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन एक पाप होगा जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और तब कोई व्यक्ति बोले पीपीई किट की अधिकतर सप्लाई ये भारत सरकार की संस्था ने किया, HLL ने, और यहां पे हम उनकी गुणवत्ता की जांच करवाते थे। इसमें इसकी गुणवत्ता की जांच होती थी। गुणवत्ता की जांच करने के बाद तब हम उसको हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाते थे, और इसमें भी हम लोगों ने तमाम संस्थाओं को जोड़ा था।